So hi everyone, hi guys, welcome on this amazing channel Foundation by Unacademy again यार। और आज हम बच्चों करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की। आप सभी को पता होगा, अगर तुम लोग रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हो, अगर अभी तक ये तुम्हारी पहली वीडियो है, तुमने पहली वीडियो नहीं देखी इससे पहले की, तो जाके देख लो यार। बहुत सारा मैंने बेसिक केमिस्ट्री करा दिया है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी करा दिए हैं, और आज उन्हीं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस तुम्हें 10th क्लास में पढ़नी पड़ती है, लेकिन फाउंडेशन वाले बच्चों को 9th क्लास से ही ये आनी चाहिए, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी के साथ अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। एक इंपॉर्टेंट बात और यार, रेगुलर बच्चों, जो भी रेगुलर तुम लोग क्लास कर रहे हो इस चैनल पे फाउंडेशन मैन अकेडमी पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे बहुत ही अमेजिंग वीडियोस तुम्हें फाउंडेशन की मिलने वाली हैं, जो सारा सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करवाएगी तुम्हारे ओलंपियाड्स के लिए, लाइक एनएससी, जीएस, एनटीएससी एंड ऑल। तो जितने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो यार। और हाँ, जो लोग लाइक, जो क्लास रेगुलर कर रहे हैं, क्लास को लाइक कर दो और कमेंट भी जरूर किया करोगे, सर हाँ मजा आ रहा है ना, और हम ऐसा कुछ भी और कर सकते हैं। चलिए यार आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को समझने से पहले एक बार हमने क्या क्या पढ़ लिया था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर केमिकल कॉम्बिनेशन था क्या। तो अगर सबको ध्यान है तो यार, केमिकल कॉम्बिनेशन वाज अ प्रोसेस। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन में था क्या, मैं एक बार लिख देता हूं जरा। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट when two or more chemical compounds combine together to form to form a new substance, then this chemical process is said to be chemical combination, तब हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यार आपके पास एक से ज्यादा कंपाउंड्स थे जिन्हें आपने लिया। एटम्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई भी एटॉमिक स्पीशीज हो सकती है, एक से या एक से ज्यादा, है ना, एक भी नहीं एक से ज्यादा। जब आप उनको कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बना देते हो बच्चों, इस केमिकल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। चलिए बात समझ में आ गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, चलिए बच्चों, अगर आप इस केमिकल कॉम्बिनेशन को थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। आपने बहुत बार केमिस्ट्री में वर्ड सुना है केमिकल रिएक्शन। तो होती क्या है केमिकल रिएक्शन, इट इज द थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होती है, इट इज द थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सर जरा मतलब तो समझाइए इसका। आओ मतलब समझाता हूं। मान लो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है ना, आपने एक केमिकल कॉम्बिनेशन किया। यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं। क्या किया आपने किया कि नाइट्रोजन गैस एडेड टू हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। क्या बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए। अच्छा, अब अगर इसी चीज को मैं केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो बच्चों ये क्या कहलाएगा रिप्रेजेंटेशन, यही कहलाएगा तुम्हारा क्या, केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल थिंग, है ना। ये डेफिनेशन क्या रिप्रेजेंट कर दिया आपने, एक्सपेरिमेंट में क्या किया है। अगर आप इसको थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करते हो तो बच्चों ये क्या कहलाता है, तुम्हारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और बच्चों अगर तुम इसी रिप्रेजेंटेशन को दोबारा से करो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक सिंबल्स, तो वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा बच्चों,
केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। कैसे सर? लिखो, इट इज द theoretical representation of chemical combination using atomic symbols। सर एग्जाम्पल तो दीजिए, एग्जाम्पल लो भाई, एक सेकेंड। चलो, यूजिंग एटॉमिक सिंबल्स। अब देखो, इसका एग्जाम्पल ये था। अब अगर मैं इसी एग्जाम्पल को चेंज कर दूं किसमें? सिंबल्स में, तो नाइट्रोजन इज N2 गैस, H2 गैस गिव्स NH3। क्या इतनी बातें सबको समझ में आती है ना? तो तीन वर्ड हमने पढ़ लिए, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन इज समथिंग विच इज डूइंग एक्सपेरिमेंटली। हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया कि नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन में ऐड करते हैं तो अमोनिया बन जाता है। इसको थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं लाइक नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स तो वो कहलाती है बच्चों केमिकल इक्वेशन। तो तीनों टर्म का मतलब तुम्हें समझ में यहाँ पे आ चुका है। अब सर इसका लेना देना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन से कैसे हुआ? एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे कह सकते हैं? मतलब क्या है ये, थोड़ा समझाइए। आइए जरा ध्यान से देखो, मेरी एक बात समझो यार। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत ही बढ़िया मैं एक एग्जांपल देता हूं, है ना? एप्लीकेशन को समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। कुछ रिएक्शंस में तुम्हारे सामने लिखता हूं। लाइक मैंने कुछ रिएक्शन लिखी है। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। दूसरी है N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तीसरी है कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। इसके बाद है CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, ठीक है। उसके बाद है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। उसके बाद मैं देता हूं Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl, ठीक है। और कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जरा ध्यान से एक बात देखेंगे कि इन रिएक्शंस में एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा तुम्हें मजेदार चीज दिखेगी। वो क्या है, जरा ध्यान से देखना। मैं इन सब रिएक्शन में इनके नीचे इनके मास लिख देता हूं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन में एक एटम का मास 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम पर मोल, है ना। अगर मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम पर मोल। इसका 32 ग्राम। ऐसे यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 16 18 ग्राम। ऐसे यहां पे आ जाओ 28 हो जाएगा, एक का 14 होता है 2, ठीक है। जबकि यहां पे 14 प्लस 3 17। नीचे आ जाओ 12 32, 12 और 32 ये हो गया 44। नीचे आ जाओ 100 56 44। यहां आ जाओ 24 32, 24 प्लस 16 36, ठीक है। सॉरी 40। डन। यहां पे आ जाओ तुम्हारा 23 71 58.5। यहां पे आ जाओ 12 32 और तुम्हारा 28। अब अगर तुम यहां पे ध्यान से एक बात देखोगे तो हमने ना एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सबसे पहला वाला, जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या हमने पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक यूनिवर्सल लॉ होता है विच नेवर फेल। लेकिन यहां पे कुछ रिएक्शन में वो फेल हो रहा है। किस रिएक्शन में फेल हो रहा है? अगर यहां पे मास ऑफ रिएक्टेंट देखोगे इट इज 34 बट मास ऑफ प्रोडक्ट इज 18। यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। नीचे अगर मैं आऊंगा तो 28 प्लस 2 30, जबकि 17 यहां पे फॉलो नहीं हो रहा है। मैं तीसरे रिएक्शन पे आऊंगा 32 प्लस 12 44, यहां पे फॉलो हो रहा है। मैं नीचे आऊंगा 56 प्लस 44 100 और 100 यहां पे फॉलो हो रहा है। अगर मैं ऊपर देखूं तो 32 प्लस 24 इट इज कितना? 56, यहां पे फॉलो नहीं हो रहा है। अगेन यहां भी फॉलो नहीं हो रहा और अगेन यहां भी फॉलो नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जितने पे भी मैंने कट लगाया है ये रिएक्शन पॉसिबल तो हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन, जो अरेंजमेंट यहां पे दिखाई दे रहा है ये पॉसिबल नहीं है। सर क्या मतलब है आपकी इस बात का? समझ में नहीं आया। आप कह रहे हो पॉसिबल भी नहीं है। समझो,
क्या हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाने से वाटर मॉलिक्यूल बनता है? आंसर है हाँ, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन लेने पे और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेने पे 18 ग्राम पानी बनेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाएगा, विच वॉज ए यूनिवर्सल लॉ। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसी पॉइंट से मेरी केमिकल इक्वेशन को मैं 2 टाइप में डिवाइड करता हूं। कितने टाइप में बच्चों? 2 टाइप में। केमिकल इक्वेशन को मैंने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, और वो 2 टाइप कौन से हैं? एक है बच्चों आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, और बच्चों दूसरी कौन सी है आपकी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए, बात तो सही है। बैलेंस्ड कौन सी होगी? जहां पे मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो आ जाओ एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। इस केस में मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, जबकि इस वाले केस में मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास किसका निकालते हो? एटम का निकालते हो। अगर मास इक्वल नहीं है तो ये कब पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ एटम्स of each type of element in a reactant are not equal to number of times everything of atoms of each type of element in product. एटम इक्वल नहीं होंगे तभी तो मास इक्वल नहीं होगा। सर एग्जांपल दीजिए, आइए ऊपर। पहली वाली अगर आप रिएक्शन में देखोगे तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 हैं लेकिन राइट साइड में भी 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 हैं लेकिन राइट साइड में 1 है। तो हाइड्रोजन के एटम ही जब सिमिलर नहीं है तो मास कहां से सिमिलर हो जाएगा? तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हो गए, है ना। तो मास इक्वल नहीं है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, तो वहां पे क्या है? नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल नहीं है। और अगर मास इक्वल है तो नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल है। तो पहले वाले केस में दोनों चीज इक्वल है, जबकि दूसरे वाले केस में आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स of each type, हर एक टाइप के इक्वल होने चाहिए। each type of element in reactant are not equal to number of atoms of each type of element इन प्रोडक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। क्या मैं इसमें कह सकता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड, इज ओबेड? और जबकि मैं यहां पे कह सकता हूं क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट ओबेड। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो बच्चों सेकंड वाले टाइप में यानी कि अनबैलेंस जितनी भी केमिकल इक्वेशन है वो ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, ना यहां पे मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, ना ही यहां पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल है। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसी कोई भी रिएक्शन साइंटिफिकली एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। मतलब कि केमिस्ट्री में कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अनबैलेंस्ड हो गई तो वो केमिस्ट्री के रूल्स को फॉलो ही नहीं करेगी। तो अगर मेरे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है तो ही मैं वहां पे केमिस्ट्री को समझ सकता हूं, अगर वो अनबैलेंस्ड है तो मैं केमिस्ट्री को समझ कभी भी नहीं पाऊंगा। और इसी वजह से हमें यहां पे एक नया टास्क मिलता है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कि यार बैलेंस कर देते हैं केमिकल इक्वेशन को, अगर बैलेंस नहीं है तो। अब बैलेंस कैसे करेंगे देखिए जरा ध्यान से, क्या प्रॉब्लम है? मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं है, या फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। तो मेरा क्या काम होगा, कैसे बैलेंस करूं? बाय मेकिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिमेंट of each type of element in reactant equals to the
number of atoms of each type of element in product। अच्छा, अब सर ये कैसे पॉसिबल है, जरा समझा दीजिए। बात समझ में आ गई करना क्या है, लेकिन कैसे करें? अब ध्यान दो कैसे करें। एक बात हमेशा ध्यान दो कि हमेशा ध्यान देना, हमें यहां पे पहले ही मैंने ऊपर टॉपिक डाल दिया था, लॉ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ जो है केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एप्लीकेशन कैसे, बैलेंसिंग, ये तो समझ में आ गया होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की भी है क्या, आंसर है हाँ। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ एटम्स होता है ये ऑलवेज फिक्स्ड होता है लॉ नंबर 2 के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या मैं इस रिएक्शन के लिए एटम्स को इक्वल बनाने के लिए ये कह दूं कि मैं इसको H2O2 कर दूंगा? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस प्रोपोर्शन को छेड़ रहा हूं इस रिएक्शन में, विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिसको मैं छेड़ सकता ही नहीं, क्योंकि अगर मैं छेड़ूंगा तो मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हटा रहा हूं यहां से, मैं उसको फेल कर रहा हूं। तो कभी भी आपको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्री मतलब कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है उसको कभी भी चेंज नहीं करना। तो लिख लो यहां पे सेकेंड पॉइंट, दिस कैन बी डन only by changing the quantity, not by the changing of fixed arrangement of atoms in a molecule, अब इसका मैं तुम्हें मतलब समझाता हूं, इसका मतलब क्या है। देखो, मान लो मेरे पास वही पहली वाली रिएक्शन थी, क्या थी, H2 plus O2 gives H2O। अगर कोई पूछे कि ये इक्वेशन बैलेंस है नहीं, तो आप साफ साफ बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? आप बोलोगे देखो यार, लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड में 2 है, मान लिया ये बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 है। तो कभी भी आप यहां पे ये नहीं कह सकते कि मैं यहां पे 2 लगा दूंगा, देखो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नहीं, आप क्या कर सकते हो मैं समझाता हूं। आप एक काम करिए, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बनने वाले पानी की क्वांटिटी को डबल कर दो। कर दिया आपने? कर दिया, ठीक है। जब आपने पानी की क्वांटिटी को डबल कर दिया तो यहां से ऑक्सीजन दुगने हो जाएंगे, बिना हमने फिक्स्ड अरेंजमेंट को छेड़े ऑक्सीजन को दुगना कर दिया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया। हाइड्रोजन हो गए 4, इधर है 2, इसकी क्वांटिटी को भी दुगना कर दो। अब ये रिएक्शन बैलेंस बन गई, और ये रिएक्शन ये कहना चाहती है कि 2 मोल्स या फिर 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल या फिर 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो 2 पार्ट या फिर 2 मोल्स ऑफ पानी बन जाते हैं। ये मोल्स क्या है अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, आप इनको पार्ट भी कह सकते हो अभी के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बाय चेंजिंग द क्वांटिटी, और क्वांटिटी कैसे चेंज करेंगे, हम ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करेंगे, ठीक है, बाय चेंजिंग द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इनको क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। कहानी समझ में आती है? ठीक है, तो कहानी बहुत सिंपल है। कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपको केमिस्ट्री में यूजफुल नहीं होती, इट शुड बी बैलेंस्ड, क्योंकि केमिस्ट्री लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी ही करेगी केमिकल रिएक्शन में। पहली बात, अगर कोई रिएक्शन अनबैलेंस हो तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो बाय चेंजिंग द क्वांटिटी, बाय नॉट चेंजिंग द फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आप क्वांटिटी को चेंज करिए, इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे पास N2 है, मेरे पास H2 है, जिनसे अमोनिया बनता है। इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड क्योंकि नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। तो पहले मैं नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पे इस क्वांटिटी को बदल दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा। ऐसा करने से मेरे हाइड्रोजन 6 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, तो नाइट्रोजन मेरा बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गए और लेफ्ट साइड में 2 हैं, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, क्वांटिटी को कितना चेंज करूंगा हाइड्रोजन की कि वो भी 6 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए बच्चों, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं यार। पहला मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको आप छोटी क्लासेस में करते हैं, लेकिन जब आप फाउंडेशन में जाते हैं तो आपको एक और मेथड बताया जाता है, इसका नाम होता है अलजेब्रिक मेथड। तो वो हम लास्ट में करेंगे, पहले हम भी हिट एंड ट्रायल मेथड एक बार देख लेते हैं होता क्या।
हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम में लिखा है तुक्का मारो काम चलाओ, तुक्का मारो काम चलाओ, तुक्के लगाओ, नंबर क्वांटिटी को चेंज करते रहो, जहां इक्वल बन जाए वहां छोड़ दो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आइए, पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है CS2 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस में SO2। पहले देखो कि यहां पे बैलेंस है तो है, कौन नहीं। भाई C बैलेंस है, सल्फर बैलेंस नहीं है, लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 है, तो आपने यहां पे सबसे पहले 2 लगा दिया। ऐसा करने से आपको क्या मिला, आपको यहां पे 2 सल्फर मिल गए, लेफ्ट में भी 2 सल्फर ही थे। अब सल्फर बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गए, बात करते हैं ऑक्सीजन की। राइट साइड में कितने ऑक्सीजन हो गए भाई, 2 2 जा 4, क्योंकि अपने क्वांटिटी को बदली तो 4 हो गए, और 2 यहां पे CO2 में तो 6 हो गए, यहां पे 2 हैं, 2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बैलेंस होगी। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड नॉर्मली छोटी इक्वेशन में बहुत ही अच्छा काम आता है, लेकिन बड़ी इक्वेशन में आपको दिमाग घुमा देगा, क्योंकि बहुत बड़ी इक्वेशन जब होती है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जब होती है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड आपको परेशान करता है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको और आसान बनाने के लिए आपको सिखाया हुआ है बॉक्स मेथड। क्या सिखाया हुआ है, बॉक्स मेथड। बताता हूं बॉक्स मेथड भी क्या होता है। चलिए, बॉक्स मेथड भी समझ लो क्या होता है, आपको जो अच्छा लगे फिर आप वो करना, आपको एल्जेब्रिक भी समझा दूंगा, फिर वो भी कर लेना। बॉक्स मेथड में पहले कहते हैं आप एक रिएक्शन लिखो जैसे लिखी है, ठीक है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग बॉक्स बनाइए। कैसे बनाने हैं, जैसे कि यहां पे CS2 का एक बॉक्स बनेगा, ठीक है, इधर C इधर S, ठीक है। ऐसे ही यहां पे ऑक्सीजन का एक बॉक्स बनेगा, ऐसे यहां पे C और O2 का एक साथ बॉक्स बन जाएगा क्योंकि एक साथ है, और यहां पे आपका SO2 का मतलब S और O का बॉक्स बन जाएगा। अभी जो जो वैल्यूज गिवन है आप वो उनको लिख दो, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपकी 1 गिवन है, यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे 1 गिवन है, यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे 1 गिवन है, यहाँ पे 2 गिवन है। अब बैलेंस करना शुरू करेंगे। पहले इन बॉक्स आपको दिख गया होगा कौन कौन बैलेंस है, कौन कौन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले आपने देखा कार्बन तो बैलेंस है, जो बैलेंस उस पर टिक लगा दो पहले छोटा सा, ठीक है। हमने इस पर टिक लगा दिया, छोटा सा लगा दिया। अच्छा, अब ध्यान से बच्चों देखो मेरी बात, यहां पे टिक लगा दिया, बात खत्म हो गई। मेरा सल्फर बैलेंस नहीं है, इधर 2 है इधर 1 है, तो यहां पे जल्दी से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका नया बॉक्स बनके तैयार हो जाएगा जिसमें 2 और 4 हो जाएंगे। हाँ, हो गए 2 और 4, ठीक है। ऐसा करने से आपको दूसरा टिक भी मिल गया कि सल्फर भी मेरा बैलेंस हो गया, सल्फर मेरा बैलेंस हो गया, बात खत्म हो गई, मेरे 2 बॉक्स टिक हो गए। अब आते हैं ऑक्सीजन में। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, लेकिन राइट साइड में कितने हो गए, 4 प्लस 2 6। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नया बॉक्स बना दो, 6 बन गए। और अब आपके ऑक्सीजन भी यहां पे टिक कर दो, बैलेंस हो गए। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया, बॉक्स मेथड से पूरी इक्वेशन मेरी बैलेंस होगी। तो ये होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। बॉक्स मेथड भी हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर ही आता है, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस तरीके से आप अपनी सारी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं जैसे भी आपका मन करे। जैसे कि मैं एक एक करके एक और बॉक्स मेथड से लाके मैं तुम्हारी एक और इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, समझना बात को। जैसे मैंने सेकंड इक्वेशन उठा ली, क्या है सेकंड इक्वेशन में, दिस इज Mg प्लस में CO2 गिव्स MgO प्लस में C। तो बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनेगा Mg का, यहां पे C और O का, यहां पे Mg का और O का, यहां पे C का, बन गया। अच्छा जी, 1 1 2 1 1 1। क्या बैलेंस नहीं है, सब कुछ तो बैलेंस है, केवल ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करूं, MgO वाले केस में ट्वाइस कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक नया बॉक्स बनके तैयार हो जाएगा, इसमें ये 2 ये भी 2। अब ऐसा करने से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन Mg बिगड़ गया। इधर Mg एक ही है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नया बॉक्स बना दो 2। अब देखो आपका सब कुछ बैलेंस हो गया, टिक कर दो, ये बैलेंस, Mg भी बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस, कार्बन बैलेंस। तो आपने ऐसा करने के लिए 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द हिट एंड ट्रायल मेथड। आप इन सारी इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। एक एक करके मैं फिर से एक बार कर देता हूं। अगर मैं थर्ड रिएक्शन की बात करूं बच्चों, थर्ड रिएक्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपका कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कार्बन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। और वो क्यों, क्योंकि इधर आपके 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, इधर है केवल 2। तो इसकी क्वांटिटी को अगर मैं ट्वाइस कर दूं, 2 2 4 हो जाएगा। ऐसा करने से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन अभी भी बैलेंस है, कैल्शियम अभी बैलेंस है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहां आपके 2 ऑक्सीजन है, ये आपके 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, बात खत्म हो गई। केवल आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी। आ जाओ फोर्थ रिएक्शन में। Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। कौन बैलेंस नहीं है, एल्यूमिनियम बैलेंस है। सबसे पहले बात करते हैं कौन बैलेंस नहीं है, यहां पे क्लोरीन बैलेंस नहीं है।
अब अगर क्लोरीन को मैं 3 करने के लिए यहाँ पे 3 कर दूंगा तो एक बहुत बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि मैं कभी भी हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इधर ऑड नंबर आ गया, इधर इवन नंबर आ गया। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन को ओड नंबर नहीं बना सकता, मैं इसको इवन ही बनाऊंगा तभी काम चलेगा, क्योंकि राइट साइड में भी इवन है। बात समझ में आ रही है? तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, 4 से करने का कोई मतलब नहीं है। एक काम करो, पहले यहां पे 2 लगाओ। ऐसा करने से कितने क्लोरीन हो गए? 6 क्लोरीन हो गए। तो यहां पे 6 लगेगा, 6 क्लोरीन हो जाएंगे। 6 हाइड्रोजन, 6 एक इवन नंबर है, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएंगे। और 2 एल्यूमिनियम राइट साइड में, 2 एल्यूमिनियम यहां लगा दोगे, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो 2 आपका यहां पे आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अगली रिएक्शन, आपका हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? और यहां पे ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 3 है, 2 + 1 3। बैलेंस करना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ इवन है, एक तरफ ओड, डायरेक्टली बैलेंस नहीं कर सकते। पहले सबसे पहले क्या करो, इसको इवन बनाओ। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके राइट साइड में आपके 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। लेकिन आपके हाइड्रोजन 4 हो गए। अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन को 4 करने के लिए, कर दिया। अब सल्फर बदल गया, 2 सल्फर हो गए तो यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा सल्फर को बदलने के लिए। अब टोटल ऑक्सीजन राइट साइड में कितने हो गए? 2 2 4 और 2 6, यहां पे 3 लगाना पड़ेगा। इक्वेशन हो गई बैलेंस। नीचे आ जाओ, एक एल्यूमिनियम है तो 2 एल्यूमिनियम, सबसे पहले यहां पे 2 लगा दो, 2 एल्यूमिनियम को बना दो, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अच्छा, लेकिन गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? जब आप एल्यूमिनियम को छेड़ोगे तो यहां पे नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं हुई है। देखो जरा ध्यान से, यहां पे गड़बड़ नहीं हुई है ना। अब जरा ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? 6 हो गए भाई। 3 यहां पे पहले से थे, है ना, 2 + 6, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएंगे। चेक करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 3 6 है, और यहां पे भी 3 + 3 6 हो गए। देखो ना, 3 और 3 6 हो गए। नीचे आ जाओ, BaCl2 gives Al2SO4 का थ्राइस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। चलिए, सबसे पहले Al2 यहां पे 2 लगा के Al को बैलेंस करते हैं, कर दिया। चलिए, उसके बाद एल्यूमिनियम को 2 करने के चक्कर में मेरे क्लोरीन 6 हो गए, 2 3 6, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 करने के लिए कर दिया। बैरियम मेरे 3 हो गए, यहां पे 3 कर दो, बैरियम को कर दिया। देखो पूरा सल्फेट SO4 3 हो गए, यहां पे सल्फेट 3 ही है, तो मेरी इक्वेशन बैलेंस होगी। आगे आ जाओ, Fe2O3 राइट साइड में Fe2 यहां पे 2 लगा दो, कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर से लेफ्ट साइड में हो, यहां पे तुम्हारे 3 ऑक्सीजन है, यहां पे 3 ऑक्सीजन कर दो, कर दिया। लेकिन ऐसा करने से हाइड्रोजन बिगड़ गए, 6 हो गए, तो यहां पे 3 कर दो, ये हो गई तुम्हारे हाइड्रोजन बैलेंस। तो वो जो बहुत ही सिंपल इक्वेशंस थे, जिनको तुमने हिट एंड ट्रायल मेथड से कर दिया। अब हर एक मेथड को लगा सकते हो, हिट एंड ट्रायल को डायरेक्टली लगा सकते हो, बॉक्स वाले मेथड से लगा सकते हो, बहुत ही आसान है। लेकिन जब कभी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आएंगी, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस कैसी, जैसे कि ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ इक्वेशंस आपसे इजीली हो जाएंगी, लेकिन कुछ इक्वेशंस आपको परेशान करेंगे। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाली रिएक्शन को उठाऊं यहां पे, तो मैंने सबसे पहले देखा कि कार्बन राइट साइड में 7 है, लेफ्ट साइड में तो 1 ही है, तो यहां पे 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैंने कर दिया। करने के बाद मैंने हाइड्रोजन को देखा, राइट साइड में 4 है, यहां पे 2 है, यहां पे मैंने कर दूं 4 से मल्टीप्लाई, मैंने कर दिया। अब अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करूं तो मैं ऑक्सीजन को भी बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, शायद हो जाएगा। यहां पे तो आसान है, 7 2 14 + 4 18, यहां पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, चलिए और इक्वेशन बैलेंस करते हैं। यहां पे NaClO3 NaCl + O2, तो यहां पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक तरफ ओड एक तरफ इवन है, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट यहां पे 6 हो गए ऑक्सीजन। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट यहां पे भी 6 हो गए। लेकिन NaCl यहां पे पूरा का पूरा 2 हो गया, 2 Na2Cl, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 NaCl हो गया, बात खत्म हो गई। नीचे आ जाओ, ऐसी इक्वेशन जहां पे आपको ब्रैकेट में दे रखे हैं, इनको ब्रैकेट से अलग अलग सोल्व मत करो, एक बार में काम खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे NH4 का थ्राइस है ना पूरे के पूरे, तो यहाँ पे भी NH4 का थ्राइस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। यहाँ पे PO, अगर आप PO4 को देखोगे, यहाँ पे PO4 को देखोगे, राइट साइड में 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ होती रहेगी, जब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको गड़बड़ होती रहेगी, क्योंकि अब आपका क्या हो गया, NH4 कितना हो गया, 12 हो गया, तो 3 ही किए थे आपने, है ना, तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे PB3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा गिनो एक बार, NO3 कितने हो गए, 12 भाई, 4 3 12, तो यहाँ पे आपको 12 लगा देना चाहिए। ठीक है, तो आपके 12 NH4 हो गए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 4 PO4 हो गए, PO4 हो गए, PB3 हो गए, 3 हो गए, NO3 कितने हो गए, 12, और 4 3 12 12। तो आपको चेंज करना पड़ता है हिट एंड ट्रायल मेथड में, कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नीचे आ जाओ, यहां पे B2 है, यहां पे 2 लगा दो, लगा दिया जी। यहां पे Li2 है, यहां पे 2 लगा दो, लगा दिया जी। लेकिन क्या इक्वेशन मेरी बैलेंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर SO3 का थ्राइस है, तो यहां पे थ्राइस लगाना पड़ेगा। लिथियम ऐसे हो जाएंगे 3 2 6, तो यहां पे 6 आना चाहिए।
ठीक है, ठीक है, 6 आना चाहिए। अच्छा, ऐसा करने से मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। मेरे बी भी 2 है, मेरी जो एफ है फ्लोरीन है वो 6 है, यहाँ पे भी 6 है, एल आई भी 6 है, SO3 भी मेरे थ्राइस हो गए। इस तरीके से आप बच्चों इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है ना, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड में हमेशा फंस जाता हूं और बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। उसके लिए बच्चों हमारे पास एक रामबाण इलाज होता है फाउंडेशन में, इसका नाम है एल्जेब्रिक मेथड। ये बड़ा ही सिंपल है, जरा ध्यान से देखो इसमें करना क्या होता है। मान के चलो मेरे पास एक इक्वेशन है एंड द इक्वेशन इज C9H18 प्लस में O2 गिव्स CO2 प्लस में H2O। अब पोज करो इस इक्वेशन पे और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है। हिट एंड ट्रायल मेथड ही आता है अभी आपको, है ना, उससे सॉल्व करो। आगे वापस सॉल्व करके नहीं हुआ, कंफ्यूजन है, आओ एल्जेब्रिक मेथड से कैसे करेंगे। सबसे पहले इन सबके आगे A, B, C और D रख दो। ABCD वो नंबर है जो बैलेंस होने के बाद यहां पे रखे जाने चाहिए, जिससे कि दोनों तरफ आपके एटम्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा है दोनों तरफ आपके एटम्स इक्वल हो जाएंगे तो ध्यान से मेरी बात को जो है फोकस करना। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कार्बन लेफ्ट साइड में एक बैलेंस्ड इक्वेशन में कितने होंगे, तुम बोलोगे सर 9 है, लेकिन जो ए का ए की जो भी वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करके तो आएंगे टोटल कार्बन, जो भी ए की वैल्यू होगी। तो मैं लेफ्ट साइड में लिख दूं 9A, और इसी तरह राइट साइड में हो जाएगा एक कार्बन मल्टीप्लाई C, है ना। ऐसे ही हाइड्रोजन पे आ जाओ, लेफ्ट साइड में हो जाएंगे 18A, राइट साइड में हो जाएंगे 2D, सिंप्लीफाई कर लोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 9A आ गई। ऐसे आ जाओ ऑक्सीजन में, लेफ्ट साइड में 2B, राइट साइड में 2C, लेकिन प्लस D भी तो है, इसको भी तो लो, है ना, अलग अलग दे रखा है प्लस D। ठीक है बच्चों, जब तुम तीनों इक्वेशन यहां पे निकाल लोगे तो एक काम करना है, किसी भी एक को ABCD में से किसी भी एक को लेट कर लो 1, उसको लेट करो जिससे फायदा हो। जैसे कि अगर मैं A को लेट कर लूं 1, तो A को लेट करने से मुझे बेनिफिट है, C भी निकल के आ जाएगा, D भी निकल के आ जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो C की वैल्यू आ गई 9 1 जा 9, D की वैल्यू आ गई अगेन 9 1 जा 9। यहां पे आ जाओ, 2 इंटू B, 2 मल्टीप्लाई C 9, D की वैल्यू भी 9, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2B इक्वल्स टू 927, और B की वैल्यू आ गई आपकी 27/2। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं क्या, A की जगह 1 तो C9H18 एज इट इज, प्लस में B की जगह 27/2 O2 गिव्स C की जगह 9 CO2 प्लस में 9 H2O। तुम सब लोग जान लो, अगर नहीं जानते हो, हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में फ्रैक्शन लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको अवॉइड करते हैं, है ना, क्योंकि कभी कभार मान लो कोई सिंगल एटम है, जैसे मान के चलो कहीं रिएक्शन में Na लिखा है, तो आप Na को 1/2 नहीं लिख सकते, बिकॉज एटम कैन नॉट बी डिविजिबल, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, बहुत छोटा होता है अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बोले, है ना। तो आप फ्रैक्शन को अवॉइड करते हो इस चीज के लिए। अब यहां पे तो फ्रैक्शन आ रही है, क्या करूं भाई मैं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को कर रहा हूं, तो बैलेंसिंग भी चेंज नहीं होगी, मतलब कि मेरा कंजर्वेशन ऑफ मास भी बना रहेगा और फ्रैक्शन भी हट जाएगी। कैसे, ये बन जाएगा 2C9H18 प्लस में 2 नीचे वाला हट जाएगा यहां पे, मल्टीप्लाई डिवाइड से 18 CO2 और 18 H2, मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। मान लो ये फ्रैक्शन में ना आता, ये सारे के सारे नॉर्मल आते, आपका आंसर आ गया था, बात खत्म हो गई थी, ना कोई तुक्का लगाया है, ना कोई कंफ्यूजन है, सिंपल सी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। तो ये वाला मेथड उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हिट एंड ट्रायल मेथड में थोड़ा सफर कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी है उनकी। ठीक है, अब इसी मेथड से मैं कुछ और इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाता हूं, तो मैं और यहां पे क्लैरिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, मुझे एक रिएक्शन यहां पे दे दी है, कौन सी रिएक्शन दे दी यहां पे, तो मुझे एक रिएक्शन मिल गई यहां पे, ये वाली है ना, दिस वन। तो रिएक्शन में लिखा है C7H17 प्लस में O2 गिव्स CO2 प्लस में H2O। अच्छा जी, एक काम करो यहां पे लिख दो A, B, C और D, लिख दिया जी। चलिए जी, आ जाओ जरा ध्यान से। अगर मैं C की बात करूं तो हो जाएगा 7A गिव्स C, अगर मैं H की बात करूं तो हो जाएगा 17A गिव्स 2D, और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो हो जाएगा 2B इक्वल्स टू 2C प्लस में D। चलिए जी, किसी एक को लेट करना है, तो मैंने क्या कर लिया, फिर से A को 1 लेट कर लिया। जब मैं A को 1 लेट करूंगा तो मेरे C की वैल्यू आ जाएगी 7 1 जा 7, मेरे D की वैल्यू आ जाएगी 7 1 जा 7 अपॉन में 2,
और अगर मैं अब जाऊँ ऑक्सीजन में तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2B इक्वल्स टू 2 इंटू 7 प्लस में 17 अपॉन में 2। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, इट इज़ 14, 28 प्लस में 17 अपॉन में 4 विच इज़ गोइंग टू बी कितनी, 45 अपॉन में 4 आ जाएगी मेरी B की वैल्यू। बहुत ही खतरनाक वैल्यू आ रही है, लेकिन हाँ मैथमेटिकल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ऐसे में मैं क्या करूँगा, आपने हाईएस्ट फ्रैक्शन देख लो 4 है, तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। तो अब ऐसा करोगे तो A बन जाएगा आपका 4 बन जा 4, B बन जाएगा आपका 45 अपॉन 4 इंटू 4 तो मतलब 45, C बन जाएगा आपका 7 4 जो 28, और D आपका बन जाएगा 17 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 34। तो आपके सारे के सारे फ्रैक्शन गायब हो गए और आपका एक आंसर आ गया 4, 45, 28, 34। अब पता है इसमें मजे की बात यह है कि अगर आप इसको हिडन ट्रायल मेथड से सॉल्व करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि यार B की वैल्यू 45 आ सकती है। ये यहां पे पॉइंट है, ज्यादा बड़े नंबर तो नहीं आ रहे, एक बार चेक कर लें, हम लिख के एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कि हम सही भी करने, कहीं हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं कर दी। C7H17 था, प्लस में O2 गिव्स में CO2 प्लस में H2O था। ठीक है, हमारी क्या क्या वैल्यू आई है बच्चों, हमारी A की वैल्यू तो है 4, B की वैल्यू है 45, C की वैल्यू 28 और D की वैल्यू 34। जरा चेक करो किसको सबसे पहले, कार्बन को। 7 4 28, 28 बिल्कुल सही बात है। अब चेक करो हाइड्रोजन को, 17 4 68, 34 2 68 बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, 45 2 90, तो 80 28 2 56 प्लस 34 90। तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े बड़े नंबर आ सकते, लेकिन अलजेब्रिक मेथड से बिना किसी कंफ्यूजन के मैथमेटिकली आपने सॉल्व कर लिया कि आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। सो बच्चों ये थी ब्यूटी ऑफ अलजेब्रिक मेथड, जिससे आप सारी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं इस 15th वाले एग्जांपल को लेता हूं। चलो पहले इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे OH का पूरा 4 है, तो पूरा 4 लगा दो यहाँ पे, जिससे कि OH यहाँ पे बैलेंस्ड हो जाए, पूरा का पूरा 4 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे Cu2 है, यहाँ पे Cu4 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो तो Cu4 हो जाएंगे, हो गया, सही बात है। अब कार्बन देखो बैलेंस है कि नहीं, OH वाले मत देखना, Cu वाले देखना और Pb वाले देखना, क्योंकि OH वाले तो 4 4 से हो ही गए, तो 2 लेफ्ट साइड में और 2 ही राइट साइड में, तो आपके ऑक्सीजन बैलेंस है, Pb आपका 1 है बैलेंस है, Cu आपके 4 है बैलेंस है, OH आपका उधर 4, ये बैलेंस हो गई। इसमें अलजेब्रिक मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आ जाओ ऊपर 14th वाले में, यहाँ पे K2CO3 है तो 2 है, यहाँ पे 2 लगाया, लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो H2 है, यहाँ पे 2 लगाया, लगा दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। देख लो NO3 पूरा का पूरा इधर 2 है, इधर भी पूरा का पूरा NO3 2 है, CO3 पूरा का पूरा 1 है, CO3 पूरा का पूरा 1 है, K2 है, K2 है, H2 है, H2 है ना। तो इंडिविजुअली सॉल्व ना करके आप ऐसी इक्वेशन में बड़ा बड़ा पोर्शन भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने पूरा NO3 एक साथ ले लिया। ऊपर आ जाओ KBr वाले में, यहाँ पे FeBr3 है, तो Br को 3 करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, K3 हो गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, OH3 हो गया, इधर 3 थे, हो गया, Fe एक था, एक ही है, हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई, बात खत्म हो गई। चलिए आगे बढ़िए, ऊपर वाली रिएक्शन पे आ जाओ। Ag2S वाली में आते हैं, Ag2 है, यहाँ 2 लगाइए, लेकिन गड़बड़ है, S8 है, इधर एक ही है, तो यहाँ पे 8 लगाइए, Ag हो जाएंगे 16, तो यहाँ पे 16 लगा दीजिए। अब आपकी इक्वेशन बैलेंस है। आ जाइए ऊपर CaCO3 वाली में, PO4 का ट्वाइस है, PO4 तो एक ही, यहाँ पे ट्वाइस करिए। चलिए ऐसा करने से आपका क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा कैल्शियम 3 है तो यहाँ पे 3 करिए, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट CO3 पूरा 3 है, CO3 पूरा 3 है, तो CO3 को 3 करने के लिए 3 करिए। देखिए आपका हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया, 6 और 6 दोनों तरफ, है ना। मजेदार चीजें हैं भाई ये, बहुत ज्यादा, है ना। आ जाओ नीचे आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे NO2 का ट्वाइस है, NO2 का ट्वाइस यहाँ पे ट्वाइस करिए, NH4 का ट्वाइस अपने आप ट्वाइस हो गया, Cr अकेला है, अकेला है, SO4 अकेला है, अकेला है, इक्वेशन बैलेंस। नीचे आ जाओ, PO4 का ट्वाइस करिए। ऐसा करने से K आपके 6 बन गए, यहां पे 6 लगाइए, OH आपके 6 हो गए, यहां पे 3 लगाना पड़ेगा OH को 6 करने के लिए, CO आपके इधर 3 हो गए, इधर 3 थे ही, हो गई बैलेंस। आ जाओ नीचे, SN3 यहां 3 लगाइए, NO2 4 यानी कि 4 3 जा 12, तो यहां पे 3 लगाइए 12 करने के लिए, NO2 यहां पे 12 हो गए, PT यहां पे 3, यहां पे भी 3 है, ओके। इधर N4 है, इधर भी N4 है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। नीचे आ जाओ, यहां पे B2 Br6 है, तो Br को 6 बनाने के लिए पे 6 लगाइए,
लगा दिए। B2 यहाँ पे 2 लगाइए, B2 को 2 बनाने के लिए लगा दिए। 2 3 जा 6 NO3 यहाँ पे 6 लगाइए, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ नीचे। Zn3 है, यहाँ 3 लगाइए। Al इधर 2 है, यहाँ पे 2 लगाइए। ऐसे तुम्हारे Zn के साथ साथ Sb3 हो गए, 3 है। Al2 है, 2 है। P2 है, ऑलरेडी बैलेंस हो गई यहाँ पे 3 और 2 लगाने से। ठीक है, सारी की सारी गिवन वैल्यूज हमने बैलेंस कर ली यहाँ पे, कोई भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये वाली हमने अलग से कर ही ली थी। आ जाओ ऊपर, हमने कोई छोड़ा तो नहीं है। ऊपर वाली वैल्यूज में क्या हमने किसी को छोड़ा? हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। तो बच्चों यहां पे मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। सबसे पहले डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है यार। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई प्रॉब्लम है तो इसको आप बॉक्स मेथड से कर सकते हो, और अगर यहां से भी आपको प्रॉब्लम है तो आप सिंपल मैथमेटिक्स अगर आपकी बढ़िया है तो आप एल्जेब्रिक मेथड लगा सकते हो। मैक्सिमम फाउंडेशन के बच्चे एल्जेब्रिक मेथड लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। अगर बहुत ही बेसिक सी जो है इक्वेशन है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड। बॉक्स मेथड की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको, है ना, अगर आप फाउंडेशन में है तो, है ना। वो तो बहुत ही कच्चे नींबू लोगों को पड़ती है कि ऐसे बॉक्स बनाऊंगा तो तब तक मजा नहीं आता, तक एकदम पेंसिल ना फेरूं, है ना, ड्राइंग ना कर दूं। तो ड्राइंग करने में मजा आता है, इसको वो कर सकता है ना। तो अगर आप एक्चुअली में फाउंडेशन करना चाहते हो तो आपको एल्जेब्रिक मेथड करना पड़ेगा। छोटी इक्वेशंस के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, आगे बढ़ो, और बड़ी इक्वेशन के लिए एल्जेब्रिक मेथड लगाओ। एल्जेब्रिक मेथड आपको आना चाहिए क्योंकि बड़ी इक्वेशंस फाउंडेशन में आती हैं और आपको इनकी जरूरत पड़ती है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, जिसमें हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को सीख लिया है। इनकेस अगर आपको लगता है कि सर ये वाली बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन मुझसे कभी नहीं होती, या फिर इसको आप एल्जेब्रिक मेथड से कर दो, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट कर दिया करोगे सर ये वाले में प्रॉब्लम है, मुझे ये वाला बता दो, मैं बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा वो भी डाउट ले लिया करूंगा। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय गाइस, बाय 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 बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन।